अब हम सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के बारे में बात करेंगे। ये जानने के बाद कि विस्थापन समीकरण x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई से दिया जाता है। अगर आप इसे समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यह dx dt होगा। साइन का अवकलन करने पर वह कोस बन जाता है, तो यह कोस ओमेगा टी प्लस पे ही होगा। और इसे फिर से अवकलित करने पर आपको एक और पद ओमेगा मिलेगा, ए ओमेगा। तो वेग आपको मिल रहा है ए ओमेगा, जहां ए एम्पलीट्यूड के लिए कैपिटल है, ओमेगा COS ओमेगा टी प्लस PHI। ये विस्थापन के लिए संबंध है, यह वेग के लिए संबंध है। अगर आप संबंध साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का उपयोग करें, यहां आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बटा a स्क्वायर, a कैपिटल, फिर v स्क्वायर बटा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यह बराबर है 1 के। अगर आपको याद हो तो यह दीर्घवृत्त एलिप्स का समीकरण है और इसके दो अक्ष प्रमुख और गौण अक्ष x और v होंगे। तो हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति में वेग और विस्थापन दीर्घवृत्तीय रूप से संबंधित होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह एक जटिल प्रकार की गति होने वाली है, क्योंकि इससे पहले यांत्रिकी में हमने रैखिक गति, वक्र के साथ गति, या आप कह सकते हैं तल में गति, फिर वृत्तीय गति देखी है। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन यह एक बहुत ही जटिल प्रकार की गति है जिसमें आप पाते हैं कि x चर विस्थापन है, वेग v भी चर है और त्वरण भी चर है। यानी यहाँ यांत्रिकी के तीनों पैरामीटर विस्थापन, वेग और त्वरण तीनों ही समय और दूरी दोनों के साथ बदलते रहते हैं। तो यह एक और बात हो जाती है कि अगर आप वेग और विस्थापन के बीच एक ग्राफ बनाना चाहें तो वह कुछ इस तरह का होगा। अब आगे आप चाहते हैं कि सिर्फ वेग का अवकलन करें ताकि आपको त्वरण मिल सके, तो आप dv/dt लगाएंगे, dv/dt। इसमें COS का अवकलन करने पर sin और माइनस आ जाएगा। फिर जब आप इस ओमेगा टी प्लस फाई का अवकलन करेंगे तो फिर से एक ओमेगा मिलेगा, ये हो जाएगा ओमेगा वर्ग, sin ओमेगा टी प्लस फाई, sin ओमेगा टी प्लस फाई। आप देख रहे हैं यही त्वरण है। आप बोर्ड पर विस्थापन, वेग और त्वरण के समीकरण देख रहे हैं। इसे मैं इस तरह लिखूंगा, त्वरण अल्फा बराबर माइनस ओमेगा वर्ग a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप इन तीनों की तुलना करें, ये साइन है, ये कोस है, फिर से ये माइनस साइन है, माइनस साइन। यहां हम एक बुनियादी बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तीनों का फेज, तीनों से मेरा मतलब विस्थापन, वेग और त्वरण है। साइन और कोस के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। और जब आप कहते हैं कि ये साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा है, तो इसका सीधा मतलब है कि इनके बीच एक 180 डिग्री का फेज अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि x और v के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर है, जबकि x और अल्फा के बीच 180 डिग्री का फेज अंतर है। आप विस्थापन और वेग के बीच फेज अंतर देखें, ये 90 डिग्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर वेग और त्वरण के बीच फेज अंतर भी 90 डिग्री है। तो कुल मिलाकर विस्थापन और त्वरण के बीच फेज अंतर 180 डिग्री है। आप जानते हैं साइन थीटा का उपयोग x और अल्फा के लिए किया जाता है। अल्फा के लिए हम माइनस साइन थीटा का उपयोग करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि x और अल्फा एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी वे एक दूसरे को पूरक कर सकते हैं। यह सकारात्मक दिशा है और उसी समय अंतराल में आप देखेंगे कि यह नकारात्मक हो जाता है। केवल एक बात जो आपको अपने दिमाग में विशेष रूप से ध्यान में रखनी है और याद रखनी है, वह यह है कि जब x शून्य होता है, जब विस्थापन शून्य होता है, ठीक उसी समय वेग अधिकतम होता है। और जब विस्थापन अधिकतम होता है, उस समय वेग शून्य हो जाता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि माध्य स्थिति में वेग
अधिकतम होता है। जब भी माध्य स्थिति होती है, वेग अधिकतम हो जाता है। यह इस ओर हो सकता है या उस ओर, यानी दोनों ओर माध्य स्थिति में वेग अधिकतम होगा। और जब यह चरम स्थिति होती है, उस स्थिति में आप पाएंगे कि वेग शून्य हो जाता है। तो वेग और x के बीच 90 डिग्री का अंतर है, वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का अंतर है, x और अल्फा के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है।